गांव और हवेली। बिहार के एक छोटे से गांव बरारी में एक हवेली थी जिसके बारे में हर कोई जानता था, लेकिन कोई उसका नाम तक जुबान पर नहीं लाता। लोग उसे बस शापित हवेली कहते थे। गांव के बीचों बीच से होकर जब सनकरी पगडंडी निकलती थी तो दूर खेतों के पार अमराइयों और जंगली बबूल के बीच से वह हवेली किसी काले साए की तरह नजर आती थी। उस हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। जगह जगह से पलस्तर उखड़ चुका था, मानो वहां समय ने अपने पंजों के निशान छोड़ दिए हों। छत पर उगी बेलें और झाड़ियों ने उसे और भी भयावह बना दिया था। हवेली के ऊंचे दरवाजे हमेशा बंद रहते, न लोहे की जंजीरें न ताले, लेकिन फिर भी कोई उसे खोल नहीं सकता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते, ये दरवाज़ा इंसानों के हाथ से नहीं खुलता। गांव के बच्चे शाम होते ही वहां से खेलते खेलते भाग निकलते और औरतें तो दिन के उजाले में भी उस रास्ते से गुजरना टाल देती। रात होते ही हवेली की खिड़कियों से टिमटिमाती लौ जैसी हल्की रोशनी झलकती थी। कभी कोई औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी पायल की छनक। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली एक ऐसी आत्मा का बसेरा है जिसे कई दशक पहले बर्बरता से मारा गया था। बरारी गांव वैसे तो बड़ा शांत और साधारण था। खेत, तालाब, मंदिर और चौपाल, यही इसकी पहचान थी। लेकिन उस हवेली के कारण गांव हमेशा एक डर के साए में जीता था। हर पीढ़ी अपने बच्चों को हवेली की कहानी सुनाकर सावधान करती आई थी। रात को वहां मत जाना, वरना वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। गांव के चौराहे पर अक्सर बुजुर्ग बैठकर हवेली की चर्चा करते। उनमें सबसे ज्यादा कहानी सुनाने वाली थी दादी जान की। वे 80 के पार थीं, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। लेकिन जब भी हवेली की बात होती, उनकी आंखों में डर की चमक अब भी साफ झलकती। दादी कहती, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस हवेली की खिड़की पर खड़ी औरत को। उसके बाल खुले थे, आंखें खून की तरह लाल और चेहरा इंसान का लगकर भी इंसान का नहीं था। गांव के बच्चे डर से उनके पैरों में दुबक जाते और जवान लोग भी चुप हो जाते। गांव में एक और अजीब रिवाज था। जब भी कोई बारात या जुलूस उस रास्ते से गुजरता, लोग हवेली की तरफ देखकर माथा झुकाते और बुदबुदाते, बचाना माँ। कोई सीटी नहीं बजाता, कोई ऊंची आवाज नहीं करता, मानो वहां किसी अदृश्य सत्ता का पहरा हो। बरारी गांव के पास शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर रेल की लाइन थी। वहीं से कभी कभी बाहर पढ़े लिखे लोग गांव लौटते, लेकिन हवेली की कहानियां सुनकर वे भी सिर हिला देते। ऐसे ही एक दिन खबर फैली कि अनिरुद्ध गांव लौट रहा है। अनिरुद्ध पढ़ाई के लिए पटना गया था और अब पीएचडी कर रहा था। उसका शोध विषय था भारत के ग्रामीण इलाकों में लोक कथाएं और अंधविश्वास। गांव वाले उसकी काबिलियत पर गर्व करते थे, लेकिन ये भी मानते थे कि अनिरुद्ध किताबों का पागल है, उसे असली डर भूत क्या समझ आएगा। पर शायद किस्मत ने उसी के लिए वह हवेली चुनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस शाम गांव के चौराहे पर चाय की दुकान पर लोग बैठे बातें कर रहे थे। हवा में धूल उड़ी हुई थी और आकाश में ढलता सूरज लालिमा बिखेर रहा था। तभी चौपाल की ओर से आवाज आई, सुना है अनिरुद्ध बाबू हवेली में ही ठहरने वाले हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अरे, पगला गया है क्या? हवेली में इंसान नहीं ठहरता। किताबें पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है उसका। कोई उसे समझाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्ध को कौन समझा सकता था। वह गांव पहुंचा, सिर पर बैग और हाथ में नोट से भरी फाइलें। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे हवेली की कहानियां बचपन से सुनाई गई थीं और अब वही उसके रिसर्च का हिस्सा बनने वाली थी। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, पर जब उसने कहा कि वह हवेली में रहना चाहता है, सब चुप हो गए। दादी जानकी तो सीधा उसके पास आई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, वहां मत जा। हवेली में जो बसा है वह किसी का सगा नहीं। अनिरुद्ध मुस्कुराया, दादी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब लोक कथाएं हैं और मैं सच को जानना चाहता हूँ। अगर मैं खुद हवेली में नहीं रहूंगा तो मैं दूसरों को कैसे साबित करूंगा कि यह सब अंधविश्वास है।
दादी ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, वहाँ जो दिखे उसे नज़रअंदाज मत करना। कभी कभी जो अंधविश्वास लगता है वही असली सच होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात का अंधेरा छाने लगा था। गांव की गलियों में लालटेनें जलने लगी थीं और दूर काले आसमान के नीचे हवेली खड़ी थी। हवा में अजीब सन्नाटा था और चारों ओर झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी फाइलें उठाईं और कदम हवेली की ओर बढ़ा दिए। गांव वाले खामोश खड़े देखते रहे। उस रात हवेली ने अपने नए मेहमान का स्वागत किया, या शायद अपने अगले शिकार का। हवेली में पहली रात लगभग अनिरुद्ध का आगमन और हवेली में पहली रात। अनिरुद्ध गांव के कच्चे रास्ते से होकर हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवा भारी लग रही थी, मानो पेड़ों की डालियां भी उसकी चाल रोकना चाह रही हों। उसके कदमों की आहट उस वीराने में और भी साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के सामने आकर वह ठहर गया। वह विशाल दरवाज़ा उसके सामने खड़ा था, काला, पुराना, लकड़ी की परतें जगह जगह से उखड़ी हुई। दरवाजे पर लोहे के कील गड़े थे, जिन पर समय की जंग मोटी परत बनकर जम चुकी थी। ऊपर टूटी हुई मेहराब पर धूल और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराया, जैसे कोई कराह उठा हो। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवारों पर पड़ी तो मकड़ी के जाल चमक उठे। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं कहीं से छत से मिट्टी झर रही थी। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे हवेली में कदम रखा। तो ये है बरारी की शापित हवेली, उसने खुद से कहा। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं। टूटी हुई चौखटें, गिरे हुए झूमर, फर्श पर बिखरी ईंटें, सब कुछ इस हवेली की उजड़ी हुई कहानी सुना रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध का मन डर से ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था। वह रिसर्च स्कॉलर था और उसके लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने अपनी फाइल निकाली और नोट्स लिखने लगा। हवेली की बनावट मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य का मिश्रण लगती है। दीवारों पर काली पपड़ी जम चुकी है। अंदर का माहौल अस्वाभाविक रूप से ठंडा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ टूटी फूटी थीं, लेकिन चढ़ने लायक। ऊपर की मंजिल पर लंबे लंबे गलियारे फैले हुए थे। टॉर्च की रोशनी में अनगिनत दरवाजे नजर आ रहे थे। हर दरवाज़ा मानो उसे घूर रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अनिरुद्ध चौंक गया, लेकिन फिर खुद ही मुस्कुराया। शायद हवा होगी। उसने एक कमरा चुना, जहां खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच टूटी चारपाई पड़ी थी और दीवारों पर पुराने तेल के दिए टंगे थे, जो अब काले हो चुके थे। उसने बैग उतारा और कमरे को अपना ठिकाना बना लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बाहर चांद की हल्की रोशनी हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अनिरुद्ध चारपाई पर बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था। हवेली की पहली रात। अब तक कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले शायद बेवजह डरते हैं। जैसे ही उसने ये पंक्ति लिखी, तभी उसे खिड़की से आहट सुनाई दी। धीमी सी पायल की छनक। छन छन, छन छन। अनिरुद्ध ने टॉर्च उठाई और खिड़की की ओर रोशनी डाली। कुछ नहीं था, बस सूखी बेलें हवा में हिल रही थीं। वह फिर डायरी लिखने बैठ गया, लेकिन अब दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद उसे फिर आवाज़ सुनाई दी। इस बार साफ था, किसी औरत के गाने की धीमी लय। लोरी जैसी। अनिरुद्ध सन रह गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। नीचे हवेली का आंगन फैला हुआ था और आंगन के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। वह धीरे धीरे गुनगुना रही थी और उसके पांव जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। अनिरुद्ध की सांसें रुक गईं। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया। उस औरत का गाना तेज होता गया, मानो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रहा हो। सो जा मेरा लाल। अनिरुद्ध ने आंखें कसकर बंद कर लीं।
जब उसने दोबारा खोली तो आंगन खाली था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने गला साफ किया और खुद को संभाला। नहीं, ये मेरी कल्पना है। दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और घूंट भरते हुए बिस्तर पर लेट गया। पर नींद कहाँ आने वाली थी। कमरे की दीवारों से खुरचने जैसी आवाज आने लगी। चर्र चर्र, मानो कोई नाखून से दीवार पर कुछ लिख रहा हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके टॉर्च फिर से ऑन की। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वापस चले जाओ। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना माथे पर चमकने लगा। लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुराया। शायद ये पहले से ही लिखा हुआ होगा और मुझे अब ध्यान आया। उसने फाइल बंद की, मोबाइल अलार्म लगाया और करवट लेकर लेट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात बीत रही थी। हवेली के गलियारों में अजीब सरसराहट थी। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी कोई परछाई दरवाजे पर से गुजरती। लेकिन असली डर आधी रात को आया। अनिरुद्ध गहरी नींद में था कि अचानक किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। अनिरुद्ध, उसकी आंखें खुल गईं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर चारपाई के पास जमीन पर गीले पांवों के निशान बने थे, जो सीधे उसके सिरहाने तक जा रहे थे। उसका गला सूख गया। ये सच नहीं हो सकता। फिर खिड़की से वही गुनगुनाहट आई, सो जा, सो जा। और तभी उसने देखा, चारपाई के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें खून जैसी लाल, होंठ काले और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वह झुककर अनिरुद्ध की ओर बढ़ी और बर्फ सी ठंडी आवाज में बोली, क्यों आया तू यहाँ? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनिरुद्ध के गले से आवाज नहीं निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अगले ही पल वह औरत अचानक गायब हो गई। कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। बस दीवार पर लिखे शब्द और गीले पांवों के निशान बाकी रह गए।